तो मुझे लग रहा है कि मायावती ये समझ नहीं पा रही उनको करना क्या है। उन पर आरोप लगते रहे कि उनके खिलाफ इतने मुकदमे हैं कि वो बीजेपी, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डरी हुई है। लेकिन अगर ऐसा ही यही एक कारण होता तो मुझे लगता है मायावती ने तो पहले भी बीजेपी से गठबंधन के साथ सरकारें बनाई है, उनके समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी मायावती, तो उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती थी उत्तर प्रदेश में। काशीराम का उन्होंने जिक्र किया है। काशीराम की जो पूरी सियासत थी बहुत ही एग्रेसिव सियासत वो करते थे, और मुझे याद है मैंने शुरुआती बहुत सारी किताबों में मैंने उनके बारे में पढ़ा कि कैसे वो डरते नहीं थे किसी से, और जबकि अब वो ऐसा नेता खोज रही हैं जैसा कि ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया जो उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चल सके। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो चाह तो रही हैं सब कुछ सही हो, लेकिन आकाश आनंद पता लगा जैसे ही अग्रेसिव होते हैं, मुकदमा दर्ज होता है, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पर से हटा देती हैं। ये उस कार्डरशिप के जो एक आइडियोलॉजी के प्रति प्रतिबद्धता वाला वोटर था वो आज भी है, लेकिन जब आप उसको कोई दिशा देने वाला नहीं बचा, उसको ये नहीं पता उसका जो लीडर वो करना क्या चाह रहा है, वो बीजेपी के सामने सरेंडर कर रहा है, वो डर के कारण है, वो आय से ज़्यादा संपत्ति से कारण डरा हुआ है, या वो किस कारण से डरा हुआ है जब वो एग्रेसिव नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज 5 ट्वीट किए हैं। इन 5 ट्वीट में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र किया है, माननीय काशीराम का जिक्र किया है, और मोटा मोटा अगर इन 5 ट्वीट को अगर समझा जाए तो अभी हाल फिलहाल जो आकाश आनंद को लेकर जो चर्चा हो रही है कि आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं से मतलब ये है कि उनके जो ससुर हैं, अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उससे पहले जब हम देखते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जब जन्मदिन था, उस वक्त एक नए चेहरे को मंच पर लाया गया था। वो थे आकाश आनंद के छोटे भाई, शायद ईशान आनंद उनका नाम है। और इसके बाद जब बसपा की मीटिंग होती है तब भी ईशान आनंद सामने आते हैं। बहुत कुछ चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में। पार्टी एक वक्त था जब वो उसका यूपी के अलावा, यूपी में तो उनकी सरकार ही थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में उनका ठीक ठाक आधार था। मतलब अगर थोड़ा सा और फोकस अगर वो करती तो हो सकता है कि उन प्रदेशों में भी इनकी अच्छी पैठ हो सकती थी। लेकिन अभी आप फिलहाल देखिए तो उनके एक भी विधायक नहीं हैं। यूपी में तो उनकी स्थिति सिर्फ इकलौते एक विधायक हैं, वो उमाशंकर सिंह, बलिया से आते हैं वो, और बाकी कुछ नहीं है। तो काफ़ी कुछ पार्टी में चल रहा है, और इस पूरे मसले को लेकर आखिर कौन होगा मायावती का उत्तराधिकारी। वैसे उन्होंने ट्वीट में ये भी कह दिया है कि जीते जी जो है, जो उन दोनों लोगों, जो महापुरुष मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम के पद चिन्हों पर चलेगा, वही उसी को पार्टी की कमान मिलेगी। सर, हमारे साथ बात करने के लिए मनोज वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बसपा जिस हालात में है अभी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो उनका आज ट्वीट आया है, साथ में अभी उन्होंने एक पार्टी के अगर देखा जाए करीबी रिश्तेदार हैं, उनको पार्टी से बाहर किया है, काफ़ी कुछ चल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि मायावती एक अंतर्द्वंद से गुजर रही हैं। उनको लगता है कि पार्टी उनके बाद कौन संभालेगा, या ऐसा ना हो कि जो हालात उन्होंने काशीराम की जो आरोप लगते रहे हैं कि आखिरी समय पे उन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया, तो मायावती को ये डर सता रहा है कि कोई ऐसा आदमी अगर उत्तराधिकारी बन गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उनको पीछे धकेल दे और पार्टी पर कब्जा कर ले। पहली बार नहीं है। फूल सिंह बरैया जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक, एक समय वो मध्य प्रदेश में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। बसपा के इतिहास की, मध्य प्रदेश के और यूपी के इतिहास की भी जो बड़ी रैलियाँ, उनमें से एक फूल सिंह बरैया ने भोपाल में कराई थी। लगभग 5 लाख लोग जुटने का दावा किया गया था। उसके बाद होना यह था कि फूल सिंह बरैया का कद बढ़ता, लेकिन मायावती ने इतनी डर गई तो उनको पद से हटा दिया गया। बाद में फूल सिंह बरैया ने अपनी पार्टी बनाई, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद आप देखिए राजाराम बड़ी तेज़ी से पार्टी में उभरे थे। मध्य प्रदेश का राजाराम को प्रभारी बनाया गया था, उनको कुछ सफलता भी मिली थी मध्य प्रदेश में, और ये कहा जाने लगा था कि राजाराम अब जो है मायावती के असली उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन राजाराम जिस तेज़ी से ऊपर आए, उसी तेज़ी से पार्टी ने उनको दरकिनार किया, क्योंकि उनके साथ भी वही हुआ कि मायावती को लगा कि ऐसा ना हो कि मेरा स्पेस ख़त्म कर दे। जहाँ तक आकाश आनंद की बात है, आप देखिए लोकसभा चुनाव के पहले उनको लॉन्च किया गया था, लेकिन जिस प्रकार के बयान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ दिए, उसके बाद से अचानक से उनको पार्टी से उनकी सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई थी। चुनाव बाद उनको फिर छोटी मोटी जिम्मेदारी दी गई थी, और अब छोटे भाई उनके जो आकाश से छोटे ईशान, उनको जिम्मेदारी देने की बात है।
तो मुझे लग रहा है कि मायावती ये समझ नहीं पा रही उनको करना क्या है। उन पर आरोप लगते रहे कि उनके खिलाफ इतने मुकदमे हैं कि वो बीजेपी, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डरी हुई है। लेकिन अगर ऐसा ही यही एक कारण होता तो मुझे लगता है मायावती ने तो पहले भी बीजेपी से गठबंधन के साथ सरकारें बनाई है, उनके समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी मायावती, तो उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती थी उत्तर प्रदेश में। अब अगला जो चुनाव है उसमें लड़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो मायावती जानती हैं या उनके करीबी लोग जानते हैं कि मायावती राजनीतिक रूप से इतना पीछे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश भर की बात होती तो मान लेते कि बीजेपी का डर है, लेकिन बसपा का आधार तो मध्य प्रदेश में भी रहा है, उसका छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा नगरीय निकाय में उसको सफलता मिली है, पंजाब में उसको सीटें मिली हैं, उसने भी पिछले चुनाव में कई सारी पार्टियों से गठबंधन किया है। तो देश भर में जो दलित आंदोलन है उस सब में एक व्यापक छाप है मायावती की पार्टी की रही है। अब वो जो जनाधार सिकुड़ रहा है तो मायावती भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है फील्ड में। वो बहुत कम, पहले भी नहीं जाती थी, बड़ी बड़ी रैलियां करती थी इक्का दुक्का बस, लेकिन वो पब्लिक के बीच हमने देखा बहुत कम जाती थी। मीडिया के बीच उनकी आज भी आदत है कि लिखा हुआ भाषण वो पढ़ती हैं, अपनी बात करती हैं, सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होता है। तो वो कौन से कारण है कि मायावती चुप बैठी है? अगर वो मान लीजिए फंसी हुई है तो किसी अपने एक दूसरे नेता को आगे कर सकती है, अपने भतीजे को कर सकती है। क्योंकि आप देखिए तमाम सारे राजनीतिक दलों में यही हो रहा है कि अगर ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को आगे किया हुआ है। एक समय आया था केजरीवाल जेल गए थे तो लग रहा था कि उनकी पत्नी सुनीता को बागडोर मिल सकती है। दक्षिण भारत में आप चले जाइए तो स्टालिन वो बने हुए हैं, करुणानिधि ने उन पर दाव लगाया। तो तमाम सारे खुद उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि भाइयों को दरकिनार करके मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी की कमान किसको सौंपी? बेटे अखिलेश को। आप बिहार चले जाइए, लालू ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को बनाया हुआ है। तो वो मायावती भी कर सकती थी, लेकिन वो क्यों नहीं कर रही है, या करके वो एक दो कदम आगे चलती है, एक कदम पीछे हटती है, इसका राज वही बता सकती है। हम लोग देखते हैं कि अभी हाल ही में जब राहुल गांधी आए थे इंदौर में, वहाँ पर काशीराम की एक बहन थी, उनको मंच पर जगह दी गई थी। आपको लगता है कि मायावती, एक तो कांग्रेस से भी उनको कहीं ना कहीं वो डर लग रहा है, और साथ में उनको ये भी डर लग रहा है कि जो आपने शुरुआत में बात कही कि आकाश आनंद ऐसा ना हो कब्जा कर लें, लेकिन है तो परिवार के ही उनके ना। निश्चित तौर पर वही मैं कह रहा हूँ कि तमाम सारी आपके ममता बनर्जी या उनके भतीजे अभिषेक आनंद पर क्या इनकम टैक्स सीबीआई के छापे नहीं पड़े हैं? क्या वो रडार पर नहीं है? क्या तेजस्वी यादव नौकरी के बदले ज़मीन के मामले में सीबीआई के रडार पर नहीं है? क्या सब पे मुकदमे कायम है? तो ये मायावती क्यों डरी हुई, ये सबसे बड़ी राज की बात है। और जहाँ तक आपने बात की कि काशीराम की बहन की, तो देखिए काशीराम की राजनीति का स्टाइल अलग था। उन्होंने पिछड़े दलितों, वंचितों को एक आवाज़ दी, एक नया संगठन दिया और उनको बताया कि आप भी सत्ता हासिल कर सकते हो, सत्ता में आ सकते हो। तमाम सारे उन्होंने संगठन बनाए। जिस पंजाब से आते थे भले उनका आधार नहीं हो, लेकिन उन्होंने पहली जो लोकसभा सीट जीती थी उन्होंने मध्य प्रदेश में जीती थी और दो मुख्यमंत्रियों को हरा कर जीती थी। अर्जुन सिंह और वीरेंद्र सखलेचा जैसे दिग्गज नेताओं को बसपा उम्मीदवार ने चुनाव हराया था और पहली सीट उन्होंने मध्य प्रदेश में जीती थी। आज भी बसपा का 3-4% का वोट आधार है। वो कई सारी सीट ऐसी मध्य प्रदेश में आज भी हैं कि जहां बसपा अगर अपना उम्मीदवार ना उतारे तो बीजेपी को जीतने में पसीना आ जाता है। तो ऐसा नहीं उसका कोर वोट बैंक नहीं, क्योंकि उसका अपना एक जाटा वोट बैंक एक मजबूत है, लेकिन धीरे धीरे वो भी दरकता जा रहा है। क्योंकि आप जब आइडियोलॉजी के स्तर पर, आप नेता पे स्तर पर, आप अपने अगर कार्डर के साथ नहीं खड़े हो, आप अपने वोटर के साथ नहीं खड़े हो, तो फिर वोटर एक नया विकल्प ढूंढने लगता है। हमने देखा ये स्थिति दिल्ली में देखी हमने कि वो एक विकल्प ढूंढा उसने, तो जो केजरीवाल हम देख रहे थे कि 63-67 सीटें जीत रहे हैं, वो 22 पे आ गए हैं। तो जब वोटर विकल्प ढूंढ लेता है फिर उसको वापस पाले में लाना बड़ा दिक्कत होता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आधार लगाया दलितों का, मुस्लिमों का और आदिवासियों का, तो कांग्रेस के साथ आप देखिए 20 साल से सत्ता में बाहर है। काशीराम का उन्होंने जिक्र किया है। काशीराम की जो पूरी सियासत थी बहुत ही एग्रेसिव सियासत वो करते थे, और मुझे याद है मैंने शुरुआती बहुत सारी किताबों में मैंने उनके बारे में पढ़ा कि कैसे वो डरते नहीं थे किसी से, और जबकि अब वो ऐसा नेता खोज रही हैं, जैसा कि ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया, जो उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चल सके। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो चाह तो रही हैं सब कुछ सही हो, लेकिन आकाश आनंद पता लगा जैसे ही अग्रेसिव होते हैं, मुकदमा दर्ज होता है, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पर से हटा देती हैं। देखिए जो मायावती अपने ट्वीट में जिक्र कर रही है, तो ये काम से उनको किसी ने रोका है? भाई मायावती तो काशीराम की सच्ची उत्तराधिकारी है, 2-2.5 दशक उनकी छत्र छाया में पली है, उनकी राजनीति को गौर से देखा है, लेकिन मायावती ने उसको पलट दिया ना। क्योंकि वो काशीराम जो विपक्ष में थे, जिनको सरकार बनानी थी, तो वो तो कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, लेकिन जब मायावती को सरकार बनाना होती तो वो नए नारे के साथ आती है कि
कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मणों को साथ लाती है तो फुल फ्लैश मेजर में आती है, वो मेजोरिटी में आती, सरकार बना लेती है। तो जिन ब्राह्मणों को गाली देते थे काशीराम, उनको गले लगाकर उनके कंधे पर बैठकर मायावती ने अपने दम पर सत्ता हासिल की। क्योंकि उसके पहले वो जितनी बार हुई, एक बार वो काशीराम और मुलायम सिंह की दोस्ती हुई तब सत्ता आई, फिर वो गेस्ट हाउस कांड हुआ जिसमें मायावती की जान जाते जाते बची, बाद में बीजेपी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनती हैं। आज की तारीख में वो जो उम्मीद कर रही हैं, तो ऐसा तो ये नहीं कि 80 साल की कोई मायावती या उनमें दमखम नहीं बचा है, उस विचारधारा को तो वो खुद भी आगे बढ़ा सकती है और एक नया रोल मॉडल वो पेश कर सकती है। और खुद एक दो तीन, आप ठीक है कि भतीजे पर आपको भरोसा नहीं है, भतीजे के ससुर पर नहीं है, तो आप नई पीढ़ी को आप ले आइए, उसको आप आगे बढ़ाइए। उसको कोई, हम नहीं कह रहे कि नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाइए, आप उसको छोटी मोटी जिम्मेदारी दीजिए तो वो आगे जाएगा। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, मतलब जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, इसके बाद एक दो मौका ऐसा था जहां तक हम लोग देख पाए हैं कि वो किसी कार्यकर्ता के यहाँ मतलब गई हों किसी ओकेज़न में, नहीं तो हम लोग सालों साल हो जाता है कहीं उनको बाहर देखते ही नहीं हैं। देखिए, बसपा का जो वोटर था, जो उसकी आइडियोलॉजी से बंधा था, आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिन राज्यों में बसपा की रैली देखिए, वो कभी पंपलेट नहीं छपे उनके, कभी वो विज्ञापन नहीं दिया, कभी उनने प्रचार नहीं किया। वो दीवार पर एक लिख देते थे एक नारा कि इतनी तारीख को भोपाल चलो, रायपुर चलो, लखनऊ चलो, रायबरेली चलो, जहाँ भी चलो। उसका जो वोटर था, अपना चबेना रोटी रखी, उसने पोटली बांधी और वो पहुँच जाता था। वो रैली में शामिल होता था, अपनी श्रद्धा से जो कुछ दान देना होता था वो देता था, लौट आता था। ये उस कार्डरशिप के जो एक आइडियोलॉजी के प्रति प्रतिबद्धता वाला वोटर था, वो आज भी है। लेकिन जब आप उसको कोई दिशा देने वाला नहीं बचा, उसको ये नहीं पता उसका जो लीडर वो करना क्या चाह रहा है, कि वो बीजेपी के सामने सरेंडर कर रहा है, वो डर के कारण है, वो आय से ज़्यादा संपत्ति से कारण डरा हुआ है, या वो किस कारण से डरा हुआ है, जब वो एग्रेसिव नहीं है। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं के जाने की बात है, तो ये तो कभी उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही नहीं मायावती का। इक्का दुक्का अगर छोड़ दिए जाएँ तो कभी ऐसा हमने देखा नहीं है कि वो किसी कार्यकर्ता के गई हैं। रैलियाँ आपने देखी होंगी उत्तर प्रदेश, वो आप बेहतर समझते हैं कि बहुत बड़ी रैलियों विश्वास नहीं करती, चुनाव के समय में सक्रिय होती हैं। अभी आप लोकसभा में देखिए, कई सारे उन्होंने हिंदू उम्मीदवारों के टिकट एंड वक्त पर काटे, मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए, जबकि बसपा ने इसको उलट हमने देखा कि 4 या 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। तो अभी काफ़ी कुछ चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में। हो सकता है आने वाले समय में, अभी लास्ट में जब हम लोग बात कर रहे थे तो मेरा इशारा जो है कहीं ना कहीं आकाश आनंद की तरफ था, क्योंकि उनके ससुर हैं जिन सिद्धार्थ, शायद उनको पार्टी से बाहर निकाला था। तो हो सकता है अभी आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आखिर बसपा का कौन होगा उत्तराधिकारी? क्या मायावती अब यहीं पर जो फैसले, जिस तरह वो फैसले ले रही हैं, क्योंकि 27 की भी तैयारी उनको करनी है, और जिस तरह से बसपा का आधार जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, साथ में उनको चुनौती मिल रही है कांग्रेस की तरफ से, और सबसे बड़ी चुनौती तो मिल रही है चंद्रशेखर की तरफ से। आपको याद है ना, आकाश आनंद जब वहाँ नगीना गए थे लोकसभा में प्रचार करने के लिए, तब वो कैसे चंद्रशेखर पर भड़के हुए थे, लेकिन बाद में जब परिणाम आया सबके सामने है चंद्रशेखर नगीना के सांसद हैं। इस वीडियो में ही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी डिजिटल। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे मनोज वर्मा जी थे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक।